बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये मुत्तहिदा अरब अमारात के पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि उन्होंने क्रीज से बिल्कुल बाहर निकल के खेलना शुरू कर दिया। अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ और भारत के साथ मुआहदे, पाकिस्तान और ईरान के ख़िलाफ़ खुली मुखासमत, हत्ता कि सऊदी अरब के साथ तो बराह रास्त टक्कर ले ली है और वो हैं भी बहुत पुरएतमाद कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुग़ल साहब, वैसे तो ज़ाहिर है कि मुग़लिया दौरे सल्तनत जो है वो भी हम देख चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो उनका राइज एंड डाउनफॉल है पूरी दुनिया में। जब आप जो किंगडम्स हैं, बादशाहत है, जहाँ कहीं मोनार्की है, उनकी आप तारीख उठाएं ना तो उसमें आपको बड़ी मिसालें मिलती हैं कि उनको किसी एक बादशाहत को ख़तरा किससे होता है। सही, सबसे ज़्यादा ख़तरा ज़ाहिर है कि किसी भी बादशाहत को अपने ख़ानदान के अंदर से होता है। सही, कि अगर कोई ख़तरा मेरे ख़िलाफ़ हो सकता है, कोई कू या बगावत हो सकती है, तो ख़त्म कर दो। जो आम लोग हैं वो मेरे ख़िलाफ़ बगावत नहीं कर सकते। रियाया जो है उसकी ये जुर्रत नहीं है। रियाया कहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है? रियाया इम्पॉर्टेंट होती है दो सूरतों में। एक, जिस तरह का अरब स्प्रिंग आया था जी, उस सूरत में होती है, या फिर रियाया इम्पॉर्टेंट होती है कि जिन मुल्कों में साफ शफाफ इलेक्शन हो और अवाम के हाथ में हो डिसीजन मेकिंग। सही। अभी जो मुत्तहिदा अरब अमारात कर रहा है, इस स्ट्रेटजी को उन्होंने एक ओल्ड प्ले बुक से निकाला है जो टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले बुक है कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो अगर आपकी एक मुट्ठी में इसराइल और एक मुट्ठी में अमेरिका हो तो फिर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने इस रीजन में। देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात को इस वक्त लगता है कि जो ऑपरेशन अबू अली 2 है जी, अगर वो करने की कोशिश की जाती है तो वो हमारे ख़िलाफ़ नाकाम होगा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल हमारे साथ हैं। और इसकी मैं आपके सामने कुछ हवाला जात भी रखूँगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की ये जो पॉलिसी है, ये डिज़ाइन है, ज़ाहिर है कि इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस हल्का फुल्का तो होगा। वैसे आप मिन हैसुल कौम आप देखें ना कि बड़ी बात होती है अरब भाईचारे की। सऊदी अरब बड़ा भाई है, ये छोटे भाई हैं, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है, और अपने मज़हब का, अपनी नस्ल का हवाला दे के एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़त ज़ाहिर की जाती है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि मोहम्मद बिन सलमान को, सऊदी अरब को बाकायदा ये पैगामात कुछ अमाराती ट्विटर अकाउंट्स से ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस किस्म के मैसेजेस किए गए कि अरब यूनिटी दिखाने का वक्त है, लीड लेने का वक्त है। जब हमारे पे हमला हो रहा है तो बड़ा भाई या फ़लाँ बंदा कहाँ था, और हत्ता के यानी कि इम्पोर्टेंट होने तक के ताने जो हैं उस मकाम तक चला गया। तो जितनी मर्जी आप यूनिटी जाहिर कर लें, जितनी लड़ाइयाँ अरबों के दरमियान अंदर हैं, इतना कॉम्प्लेक्स रीजन आपको ढूंढने से पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अच्छा। और अभी जो हो रहा है, ख़ास तौर पर जो 6 घंटे की सफारती बैठकें हैं, जैसे ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, उसके फ़ौरन बाद आपने देखा कि एक 4 घंटे का ब्रीफ विज़िट हुआ मोहम्मद बिन ज़ैद का दिल्ली का जी। और ये आप कह सकते हैं कि किसी भी हुक्मरान का जो बैरूनी दुनिया से मुख्तसर तरीन दौरा था, लेकिन अब वो दौरा ख़त्म हो गया। 2 घंटे का विजिट किया है मोदी ने उसका भी रिकॉर्ड तो 4 और 2 ये जो 6 घंटे की सफारती बैठक है ना, इसने अब मंजरनामा बड़ा ख़तरनाक कर दिया। और जो प्ले बुक है, उस प्ले बुक में किस जगह पर फॉल्ट आ सकता है उसके ऊपर भी ज़रा बात कर लेंगे। देखें, मुत्तहिदा अरब अमारात, जाहिर है कि कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस की वजह है कि इसराइल मेरे साथ है, अमेरिका मेरे साथ है। माजी में क्या हुआ था, कतर की एग्जाम्पल निकाल लें, इराक और कुवैत की एग्जाम्पल निकाल लें, इराक और ईरान की एग्जाम्पल निकाल लें, लेकिन यहाँ पर वो एक चीज़ मिस आउट कर रहे हैं। देखें, जिस तरह आप कतर की बात करें, कतर में अलसानी ख़ानदान जो है वो लगभग 150 साल से सही हुक्मरान है, और वो हुक्मरानी भी यानी कि जो बादशाहत है, जो अमीर कतर है, उसको ज़्यादा ख़तरा किससे होगा? पॉपुलेशन थोड़ी सी है, अलसानी ख़ानदान की पॉपुलेशन उठा लो तो 20,000 है। सही, अलसानी ख़ानदान 20,000 है, और सारे के सारे भरे हुए, लदे हुए, जिनकी तिजोरियां जो हैं वो डॉलरों से भरी हुई हैं। और इससे पहले ये गरीब गुरबा थे, बनु तमीम से हैं, सऊदी अरब से यहाँ पे हिजरत की थी, एक आपका जो है इन्फ्लुएंस इस एरिया में बढ़ा। क्या हज़ारों साल से आपका पेशा था? बकरियां चराना, गोते लगाना, सीपियां तलाश करना, मोती तलाश करना, खजूरें बेचना, यही सब कुछ था ना। कतर की किस्मत थोड़ा सा अर्ली जागी थी 1930s में, तो जिस वक्त तक तेल नहीं था ना, उस वक्त तक मामला कुछ और था। लेकिन ये जितना खित्ता है
चाहे आप सऊदी अरब की बात करें, बहरीन की बात करें, कतर की बात करें, मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें, सुल्तानेट ऑफ ओमान की बात करें, इसने हमेशा फॉरेन रूलर को वेलकम किया। अच्छा, ये प्रॉक्सीज बन के रहे हैं, जो मर्ज़ी आप दूसरी कहानियाँ सुना लें, इन्होंने हमेशा बाहर के जो लोग हैं ना, उनकी इजारादारी के सामने सर तस्लीम खम किया। अच्छा, जो अलसानी ख़ानदान है, पहले सल्तनत उस्मानिया और उसके बाद जब 1914 से 18 के दरमियान पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया जो है वो इरोड होने लगी और बरतानिया ने गलबा पाया, अगरचे बरतानिया को बहुत बड़ा उसमें डैमेज हुआ था, लेकिन उस वक्त वो निकल के उनकी प्रोटेक्टरेट बन गए 1915-16 की बात जी। है। उसके बाद से जब 30s में यहाँ पर ऑयल की डिस्कवरी हुई, 1928-1930 की बात है, उसके बाद से आप देखें कि आज तक की जो पॉलिटिक्स है वो ड्राइव कैसे करती है, और उससे सबक निकाला है मुत्तहिदा अरब अमारात ने। सही। यानी अलसानी ख़ानदान का एक बंदा अमीर है, उसके ख़िलाफ़ मौजूदा अमीर का दादा जी जो है वो उसका तख्ता उलटता है। जब ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट से निकलता है कतर 1972 में, तो शेख खलीफा बिन हमद अल सानी जो है वो तख्ता उलट देता है अपने कज़न का, अली अब्दुल्ला अल सानी का। उसके बाद वो अपना बेटा, सगा बेटा, उसको वली अहद भी बनाता है, और वो सैंडहर्स्ट अकेडमी से बरतानिया से फ़ौजी तरबियत लेके आया है। 1971 में वो कर्नल होता है, 1972 में वो जनरल बन जाता है। फिर उसके पास डिफेंस मिनिस्ट्री फलां हर चीज़ मौजूद है। 22-23 साल वो अपने बाप को बर्दाश्त करता है, बाप बूढ़ा होने लगता है। उससे पहले सबसे बड़ी डिस्कवरी हो जाती है गैस की, सही, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, बड़ी गैस फील्ड, और LNG में उसको कन्वर्ट करने का आर्ट जो है वो ये सीख लेते हैं, और दौलत का अंबार लगने लगता है। अमेरिका को समझ आ जाती है कि हमने यहाँ पे अपने पंजे गाड़ने हैं और ये सब कुछ करना है। उसके लिए वली अहद साहब को प्रॉप अप किया जाता है, जो इसका दादा है शेख तमीम बिन हमद अल सानी का। अच्छा, इनके नाम भी बड़े इतने कंफ्यूजिंग है ना कि हर पोते का नाम दादे का, हाँ, जो दादा का नाम है वो पोते का नाम है, वो इस तरह चला आ रहा है। तो इसके वालिद हैं शेख हमद बिन खलीफा अल सानी, और दादा का नाम भी वही है जो पोते का नाम। तो वो अपने बाप को 1995 में जब वो जनेवा में इलाज के और सैर व तफरी के गर्ज से जो है वो जाता है, तो वो महल में कू हो जाता है। कू होता है तो उसके जवाब में जो दादाजी हैं वो राब्ता करते हैं सऊदी से। अच्छा, कि मेरा इक़्तिदार बचाएं, मेरे बेटे ने जो है ना, मैं क्योंकि फ़लाँ चीज़ें, सारी चीज़ें इसको दे दी थी, मैं तो सिर्फ 2-3 इख्तियार ही मांग रहा था, वो इख्तियार मुझे वापस नहीं दे रहा था। अब वो कहता है कि तू आ ही नहीं सकता वापस, तो एग्जाइल में। उसके बाद होता है ऑपरेशन अबू अली। जब वही प्लेबुक निकाल के सऊदी अरब अटैम्प्ट करता है, उसमें बहरीन और कतर की हिमायत शामिल होती, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत शामिल होती है, और इसका एक कज़न है जासिम, जिससे इसका तख्ता उलटवाने की कोशिश की जाती है। सही। तो जो शेख तमीम का बाप है, जो इस वक्त अमीर है कतर का, वो शेख हमद बिन खलीफा अल सानी जो है वो अमेरिका को अप्रोच करता है और इसराइल को, और उनको कहता है सर आप बताएंगे क्या करना है, मुझे ये सारा सिलसिला है, ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और मुझे आप बचाएं। 1995 में इसने अपने बाप के ख़िलाफ़ कूद किया था, 96 में इसके ख़िलाफ़ कूद की अटैम्प्ट हुई। लेकिन ये वो वक्त है कि जब आप इसको स्टडी करें तो आपको पता चलता है कि अल उदैद एयरबेस पे अमरीकी अड्डा बनने और अल जज़ीरा इंग्लिश लॉन्च होने के साल को इंसाइड कर जाता है कि अमेरिका अपने पंजे जो है वो LNG और इस सारे को कंट्रोल करने के लिए, ईरान की नाकाबंदी के लिए और इस पूरे रीजन में अपनी बेसेस हर जगह के ऊपर बना रहा है। अमेरिका यहाँ पर आ गया, और अमेरिका ने जब उसको बचा लिया और ऑपरेशन अबू अली नाकाम हो गया, उसके ख़िलाफ़ बगावत, और फिर उसने को 30 बंदों को पकड़ के सज़ाएँ भी दे दी, किसी को लटका दिया, किसी को जेल में भेज दिया, कोई एग्ज़ाइल में जलावतनी की किसी ने ज़िंदगी गुजारी, वहाँ फौत हो गया। तो ये प्लेबुक आपको अब नज़र आती है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को लगता है कि अगर आपके एक मुट्ठी में इसराइल है, एक मुट्ठी में अमेरिका है, आप उनके लिए जो चाहें कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तख्ता मजबूत तो आप चाहे सऊदी अरब से टक्कर लें, आप ईरान से टक्कर लें, आप पाकिस्तान से टक्कर लें, लेकिन जो चीज़ टेस्ट नहीं हुई ना, वो क्या नहीं हुई। देखें, अभी भी आप देखें कि जो शेख तमीम है और इनकी ख़ानदान की दौलत
का अंदाज़ा लगा लें कि समवेयर बिटवीन 200 टू 700 बिलियन डॉलर्स, 200 से 700 अरब डॉलर के दरमियान बताई जाती है कि जो इनकी दौलत है और इनकी इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स पूरी दुनिया में। और अभी भी बराह रास्त इनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट कतर पे हुक्मरानी से मिलता है। जो 2011 में अरब स्प्रिंग आया था ना, उसके बाद शेख हमद ने जो है वो रियलाइज़ किया कि ये सूरत हाल जो है वो बड़ी बिगड़ रही है। इसने अपने बेटे को, जो दूसरी बेटी से इसका बेटा है, दूसरी बीवी से इसका बेटा है, उसको इसने जो है वो अमीर बना दिया, यंगेस्ट अमीर वो बन गया। और उसके बाद फिर सऊदी अरब के साथ इनकी मुखासमत शुरू हुई। और उसमें आपके पास एग्जांपल्स हैं। ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात जो शेख निमर अल निमर की फांसी थी, नहीं किए। इतने हालात ख़राब हो गए कि जो इनका लैंड बॉर्डर सऊदी अरब के साथ मिलता है 86 किलोमीटर का, सऊदी अरब ने कहा हम यहाँ नहर खोद के बना रहे हैं, इसको जजीरा कर देंगे, कतर को जजीरा बना देंगे, हम अपने वाले हिस्से से नहर गुजार देंगे, नहर गुजारेंगे, समंदर को समंदर के साथ कनेक्ट करेंगे, ज़मीनी राब्ता ख़त्म। और कतर जो है उसकी ब्लॉकेड बड़ी ही इंटेंस थी, लेकिन कतर ने उसको भी सर्वाइव किया थैंक्स टू यूएस एंड इजराइल। क्या आपने तो मुत्तहिदा अरब अमारात को, फॉर एग्जांपल आप देखें ना, सद्दाम ने जो ईरान के ऊपर हमला किया और ईरान के साथ उसकी जंग हुई, 8 साल की जंग 1980 से 88 तक, उसको तो समझ आ गई कि भाई अमरीकी मेरे साथ हैं, तो अमरीकी जब तक साथ है मैं कमाल कर रहा हूँ। केमिकल वेपन्स मिले, वो उसने नर्व एजेंट्स उसने वो फायर किए, 10 लाख बंदा मरा उस 8 साल की जंग में। और अमरीकी जो हैं उन्होंने उससे कितना बेनिफिट किया। लेकिन फिर सद्दाम को लगा कि अब उस जंग के दौरान उसने कुछ 14 अरब डॉलर का कर्जा लिया था कुवैत से, और कुवैत ने वो पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए थे। साथ में कुवैत ने जिस तरह आज ओपेक से अलहदगी इख्तियार की है, ओपेक के कोटे को तोड़ दिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, कुवैत ने ये काम किया 1990 में। अच्छा। और इराक को लगा कि ये, इराक साइज़ में बहुत बड़ा मुल्क है, कुवैत छोटा सा मुल्क है, कि कुवैत ने जो ड्रिलिंग है उसमें उन्होंने जो शत्तल अरब जिसको कहा जाता है रिवर, यानी कि जब दजला और फरात मिलते हैं बसरा में और वो इकट्ठे एम्प्टी आउट होते हैं। अब इराक का बहुत छोटा सा साहिली पट्टी है, कोई 80-86 किलोमीटर की या 52 किलोमीटर 58 किलोमीटर की पट्टी है, और उनका लिमिटेड एक्सेस है टू द सी, और तेल की दौलत से वो भी माला माल हैं। सद्दाम ने कहा कि ये तो मेरे खिलाफ सारी साजिशें कर रहे हैं, ये मेरे एरिया से तेल निकाल रहे हैं, पूरा उसने प्रीटेक्स्ट बनाया। असल में कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने 14 अरब डॉलर वापस नहीं देना था, तो सारे इल्ज़ाम लगा के उसने प्रोजेक्ट 17 लॉन्च किया। अच्छा। 2 अगस्त 1990 को ऑपरेशन शुरू हुआ, प्रोजेक्ट 17 लॉन्च हुआ। 4 अगस्त को पूरे कुवैत पे कब्जा था। 48 घंटे 12,000 फौजी कैद हो चुके थे, होस्टेज बनाए जा चुके थे, वहाँ पर हुकूमत का खात्मा हो गया था, और 6-7 महीने कुवैत जो है वो इराक का हिस्सा बन गया। उसको एनेक्सेशन उसकी अनाउंस कर दी थी, एक गवर्नरेट ऑफ कुवैत छोड़कर बाकी सारे हिस्से को बसरा में जम करके कोस्ट लाइन भी मिल गई, उसकी तेल की दौलत के ऊपर भी कब्जा कर लिया। और इस दौरान कुवैत ने कमिटमेंट्स की फिर इसराइल और अमेरिका के साथ। कुवैत ने कहा कि जनाब हम हाजिर हैं, उदैरी अल सालेम बेसिस बनाएं, जो मर्जी करें, हम आपकी जी हजूरी करेंगे। जिससे गल्फ वॉर हुई 1991 की, जो गल्फ वॉर है कि जब इन्होंने, अमेरिका और इसराइल ने अपनी गारंटीज़ ले ली, तो उन्होंने इराक के ख़िलाफ़ पूरा बिल्डअप शुरू किया, और फिर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हुआ, जिसमें इराक को बड़े बुरे तरीके से फेंटा लगा के उन्होंने कुवैत से निकाला, और उसके बाद कुवैत भी इनके कब्ज़े में आ गया, और उसके बाद इराक उनके तेल और उनके जनाब। उसके बाद फिर खैर ऑपरेशन जो फ्रीडम है, इराकी फ्रीडम, वो 2003 वो एक फिर सेपरेट स्टोरी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर कुवैत ने क्या किया, कुवैत ने वही प्लेबुक इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि जनाब हमला जो है वो इस तरीके से रिवर्स करवाने का तरीका यही है कि मालिक के पास ही जाया जाए, अमेरिका और उसको। लेकिन इस दौरान देखें सद्दाम से गलती क्या हुई थी। सद्दाम ने जब ये देखा कि ये 42 मुल्कों की फ़ौज मिल के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हमारे ख़िलाफ़, और सद्दाम ने वही क्रूज़ मिसाइल जो उसको ईरान पे मारने के लिए मिले थे, उसमें से जो बचा के रखे थे वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में इस्तेमाल हुए थे जी। वो जो बड़े ही भयानक किस्म के मिसाइलों की गूंज थी, लेकिन उन्होंने कब्ज़ा छुड़ा लिया उसी तरीके से। चंद हफ्ते लगे थे, चंद हफ्ते भी, मेरा ख्याल है शायद कुछ महीने वो जंग चली थी। मुझे याद पड़ता है वो इल्ज़ाम लगाया था इनके पास समूद मिसाइल है,
मिसाइल का नाम स्मूथ था, जिस पर ये इंटरनेशनल सारे वो इदारे वहाँ पर जमा होते थे। हाँ, तो वो देखें, अब इस प्ले बुक को इस्तेमाल करते हुए सद्दाम ने ये किया था कि सद्दाम ने कुछ मिसाइल दाग दिए थे इसराइल पे, सही। और उसका ख्याल ये था कि इसराइल जवाबी हमला करेगा, इसराइल की तरफ से इराक़ पे अटैक होगा। जब इसराइल इराक़ पे अटैक करेगा तो सऊदी अरब, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात ये कुवैत की हिमायत से पीछे हट जाएंगे और कुवैत का कब्ज़ा छुड़वाने के लिए जो कोलिशन बनी है ये टूट जाएगी। लेकिन उसने रिवर्स एक्ट किया था। एक तो इसराइल ने जवाबी हमला नहीं किया, अमेरिका ने उसे बहुत अच्छे से बता दिया था। तो ये जो इनकी साजिशें हैं, ये सारा काम है ना, ये हिस्ट्री ये हिस्ट्री में आप मुत्तहिदा अरब अमारात की आप हिस्ट्री उठा लें कि ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वही नोमैड्स, चरवाहे, गोताखोरी, मछलियाँ पकड़ना, कोई छोटी मोटी तिजारत, और प्राइमरीली गरीब लोग, ऐसे लोग कि जिनको जो हमेशा से मोहताज रहे इर्द गिर्द इन लोगों के। तो इनके जो बद्दू हैं वो यहाँ पर नौकरियाँ शौकरियाँ भी करते थे, सामान ढोते थे। अब उनको ज़ाहिर है कि एक तेल की दौलत और सब कुछ मिली। तो बेसिकली इस सारे के पीछे को बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस ये कहते हैं ना कि जो विजडम विच ट्रेवल्स थ्रू सेंचुरीज, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, और आपने फॉरेन रूल को एक्सेप्ट किया हो, हमेशा से आप इस तरीके से रहे हो, कभी आप किसी प्रोटेक्टरेट, किसी की हिफाजत में रहे और आप पे कोई कब्ज़ा करने के भी आपको काबिल ना समझे क्योंकि सहरा है, वहाँ पर आंधियाँ चलती हैं, आप उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो मुत्तहिदा अरब अमारात को ये लगता है कि मैं जो कुछ कर चुका हूँ, मेरी अब बका इसी में है कि इसराइल और अमेरिका मेरे साथ खड़े हों तो ना सऊदी अरब मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, इससे पहले अभी तक जिस भी मुल्क ने बचाओ की सदाएं लगाई थी, वो लगाई थी सऊदी अरब के ख़िलाफ़। सही। सऊदी अरब जो ख़ुद उनकी हिफाजत में मौजूद है। अमेरिका ने बिहाइंड द सीन्स कतर वाले मामले पे 1996 में सऊदी अरब को धमकी लगाई थी कि तुम्हारे यहाँ बत्ती कोई नहीं जलेगी। अच्छा, अमेरिका का भी धमकियां देने का अंदाज है ना। ये जो स्टोन एज का आप सुनते हैं ना कि तुम्हें पत्थर के दौर में पाकिस्तान को ये कहा, वियतनाम को ये कहा, सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे, इस तरह की धमकियां ये इनको भी दे चुके हैं। अब उनके यहाँ भी ज़ाहिर है कि ख़ानदान की हुकूमत है ना, और ख़ानदान में ख़तरा जो है वो अंदर ख़ानदानी सियासत से ही होता है। अगरचे मोहम्मद बिन सलमान ने अब जो क्लर्जी है उस पर तकरीबन पूरा कंट्रोल है। जितने ऐसे पोटेंशली शहजादे हो सकते थे, कज़न्स हैं, और उनकी तादाद हज़ारों में है। और बॉसों को बंद भी किया था ना, एक दफ़ा लटकाया था, उनसे अरबों डॉलर जो है वो निकलवा लिए थे। तो अब इस वक्त देखें जो मुआहदे कर चुका है मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल के विज़िट, नेतन्याहू का विज़िट, मोसाद चीफ के 2 विज़िट्स वो आपको ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं। उसके बाद अजीत दोवल का विज़िट हुआ, पहले मोहम्मद बिन जैद। मैंने 2020-21 में इस हवाले से कुछ वीडियोस की थी और उसका तज़किरा जो है, जो लोग पहले से देख रहे हैं वो इस बात को से वाकिफ़ होंगे। भाई, जब 2017 में रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया में चीफ गेस्ट के तौर पे मोहम्मद बिन जैद मौजूद होगा और वहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात का दस्ता पार्टिसिपेट करेगा उस परेड में, फ़ौजी दस्ता, तो उनके जो रुख है इन्वेस्टमेंट का, ये सब कुछ यही वजह है ना कि जो मशहूर OIC कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका इमरान खान के दौर में शाह महमूद कुरैशी ने बाइकआउट किया था, जिसके ओपनिंग सेशन का, और एक मुश्तरका एलामिया नहीं आया था, सुषमा स्वराज को उन्होंने बुला लिया था। ये गेम तो उस वक्त से वाज़ेह है जिस वक्त इन्होंने कश्मीर के ऊपर इलीगल एनेक्सेशन की है और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसने 22-23 दिन के बाद बुला के अपना सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया। उसके बाद बहरीन ने सबसे बड़े बंदर की इजाज़त दी वहाँ पर मंदिर बनाने की, और 1400 साल के बाद सरकारी सतह के ऊपर बुत परस्ती की इजाज़त जो है वो मिली खित्ते अरब में। खित्ते अरब में बुत परस्ती का ख़ात्मा इस्लाम की आमद के बाद ख़त्म हो गया था। सरकारी सरपरस्ती में नहीं हो सकती थी, सरकार उसके लिए लैंड फराहम नहीं करती थी। तो पहली मरतबा 1400 साल में मुत्तहिदा अरब अमारात ने, सो दे हैव गॉन अहेड। अब जब कश्मीर के हवाले से आप देखें कि उनके मकबूजा कश्मीर के एरिया में कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्लेज की हुई है जी, और कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ वो खेलने आते हैं शिकार तलोर का, पैसे लगाते हैं वो इनके साथ, बनिए के साथ हिंदुस्तान में।
तो ये सारा जो पॉलिटिक्स चल रही है, आप देखें जो डिफेंस पैक्ट हुआ है मोदी की आमद पे जो कुछ किया गया है, उसमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, मुत्तहिदा अरब अमारात के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनेंगे इंडिया में जी। 30 मिलियन बैरल की कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी और जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो होंगे वहाँ पे। यानी ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो हमारा तेल जो है वो मौजूद हो। ओपेक से वो पहले अलहदगी जो है उसका ऐलान कर चुके। तो ये बात तो हम मुतअद्दिद मरतबा कर चुके हैं कि एक जंग जो है वो ये जंग बच्चे देगी। ये अभी जंग चल रही है ना, इसके बाद जो मुखासमतें हैं वो आपको प्ले आउट होती हुई नज़र आएंगी। यमन में, सोमालिया में, सोमालीलैंड में, सूडान में, साउथ सूडान में, लिबिया में, मिस्र में। इख्वानुल मुस्लिमीन जो है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, उसको इजिप्ट में, उसको सीरिया में उसकी शाखों को, फिर उसमें लिबिया में सपोर्ट करते रहे, या कतरी जो है वो उनको सपोर्ट करते रहे। इल्ज़ाम इनके ऊपर लगता रहा मुर्सी के हवाले से। फिर उसके बाद जो अब्दुल फत्ताह अल सीसी है, इन सब ने हमेशा पार्टियां पकड़ी रखी हैं। तो ये मेरा ख्याल है अजान भी शुरू हो गई है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस इसी वजह से है। लेकिन अभी तक प्रोटेक्शन थी सऊदी अरब के ख़िलाफ़। ये पहली मरतबा है कि यहाँ पर ईरान, पाकिस्तान और एक बड़ी राइवलरी प्ले आउट होने वाली है, इसलिए ख़तरनाक वक्त समझे शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।